चलिए हम आपको बताते हैं, ये खबर बनारस से है। मदरसे में गंदी करतूत। जहां वाराणसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मदरसे के प्रबंधक रिजवान अहमद पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मदरसे में सरकारी नियुक्ति कराने के नाम पर प्रार्थनी शाहिदा बीवी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी की फाइल बनाने के नाम पर 2 लाख रुपए की वसूली की गई। आपको बता दें कि 13 लाख रुपए की और मांग की गई। महिला ने प्रबंधक पर मारपीट का आरोप लगाया है। उसने बताया है कि मारपीट करने पर गर्भपात हो गया। वह कबीर चौरा में मेडिकल कराया गया है। रिपोर्ट में गर्भपात की वजह मारपीट को बताया गया है। मामले में जैतपुरा थाने में शिकायत दी गई है, लेकिन एसओ मथुरा राय की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उल्टा एसओ मथुरा राय और विवेचक जितेंद्र यादव की तरफ से जबरन सुलह कराने का दबाव बनाया गया है और प्रार्थनी को अंजाम बुरा होने की धमकी भी दी जा रही है। जब थाने में शिकायत दर्ज नहीं की गई तो पीड़ित मुस्लिम महिलाओं ने अपने खून से पत्र लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और थाने में एफआईआर दर्ज कर प्रबंधक रिजवान के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की गई है। मदरसा के प्रबंधक मौलाना रिजवान अहमद के घर पर पहुंची उनका पक्ष जानने के लिए, तो मदरसे पे और घर पे पहुंची तो वो वहां पर नहीं मिले और फोन से संपर्क करने पर भी उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। ऐसे में इंडिया न्यूज संवाददाता जमील अहमद ने घर से सदस्यों से बात करनी चाहिए, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या हुआ। देखिए जमील अहमद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला ने मदरसे के प्रबंधक के ऊपर आरोप लगाया है। उसका आरोप यह है कि मदरसे के जो प्रबंधक है रिजवान अहमद, उनसे पैसा मांगकर परमानेंट नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन 2 लाख रुपए देने के बावजूद भी उससे नौकरी नहीं मिली। हालांकि इंटरव्यू जिस दिन हुआ उस दिन महिला वहां पर पहुंचती है अपना पैसा मांगने के लिए, तो उस समय मौलाना उनसे बदतमीजी करते हैं और हमारी मौजूदगी इस समय उसी मदरसे के ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए ये वही मदरसा है, मदरसा दायरुल इस्लाह चिरागे वलूम। ये मदरसा है, जैतपुरा थाना अंतर्गत पड़ता है और इसी मदरसे में उस महिला के साथ बदसलूकी हुई है। हालांकि जिस तरीके से वीडियो भी सामने आया है उसमें महिला के साथ जो प्रबंधक है रिजवान अहमद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम मुख्यमंत्री के पास जाओ या मुख्यमंत्री के बाप के पास जाओ, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब सवाल यह है, जांच का विषय है कि आखिर दोषी कौन है, कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम लगातार पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ये कहता हुआ फिर रहा है कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी मिलती है हम बयान देंगे। दूसरी सवाल यह है कि साहिदा बीबी जो है या फिर सगुप्ता अफरोज, इन दोनों से यहाँ के एलआईयू की टीम और सेंट्रल इंटेलिजेंस की टीम जो है पहुंचकर पूरी जानकारी ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रबंधक जो रिजवान अहमद है वो अपना बयान किस तरीके से देखते हैं और कितनी सच्चाई इस मामले में, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। दायरतुल इस्लाह चिरागे वलूम के प्रबंधक जो रिजवान अहमद है उनके घर पर इंडिया न्यूज पहुंची है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही घर है। रिजवान अहमद से हमने कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लगातार उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, कभी बिजी जा रहा है, लेकिन खोजते खोजते हम उनके घर तक पहुंचे और यहाँ पर भी पहुंचने के बाद उनके परिवार वालों से हमने संदेशा दिलाया कि अगर मौलाना साहब हैं तो इंडिया न्यूज से अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि लगातार हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी की तरफ से ये कहा गया है कि दोनों पक्षों को आप सुनिए और उसके बाद खबर को तैयार कीजिए। तो इंडिया न्यूज लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो घर पर भी नहीं है और उनका मोबाइल स्विच ऑफ लगातार जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच के दायरे में कौन सही और कौन गलत साबित होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वाराणसी से वहीं जब इंडिया न्यूज की टीम ने पीड़ित महिलाओं से बातचीत तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनके दर्द को सुनिए आप। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत मदरसा चिरागे वलूम में एक मामला सामने आया है। हमारे साथ वो महिला है साहिदा बीबी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। साहिदा बीबी, आप ये बताएं कि जिस तरीके से आप आरोप लगा रही हैं कि प्रबंधक साहब ने हमारे साथ बदतमीजी की है, आपके साथ गलत काम किया है, क्या हुआ है? उन्होंने मुझसे तो पहले 2 लाख रुपया लिया फाइल के नाम पे, फिर उसके बाद 28 को इंटरव्यू था, उन्होंने हमारे मदरसे में मुझे बुलाया। फिर उसके बाद जब मैं वहां गई तो
कोई भी नहीं था। एक कमरे में हमको बुला करके वो बोले कि 15 लाख दोगी तो कर देंगे, क्योंकि तैतानिया की कीमत 15 लाख है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वगुप्ता जी हैं। देखिए, जो रिजवान अहमद साहब हैं, वो हमेशा से हम लोगों के साथ बदतमीजी करते थे, हम लोगों को बिल्कुल डरा के रखते थे स्कूल में। उसके पहले के जो मैनेजर थे वो तो बहुत अच्छे थे, स्कूल का निजाम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब से ये आए हैं, समझ लीजिए वहाँ की जो टीचरें अभी भी हैं, ज्यादातर टीचर उनसे डर के रहती हैं। मदरसा चिरागे उलूम की ये पीड़िता है, जहां पर लगभग 15 साल से ये वहां पढ़ा रही थी। नियुक्ति के नाम पर इनसे 15 लाख का डिमांड किया गया। जब ये 15 लाख देने में असमर्थता जताई तो इनके साथ बदतमीजी करने पर उतावला हो गया प्रबंधक, यानी कि रिजवान अहमद। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। वाराणसी के जैतपुर। हम चलते हैं सीधे जमील अहमद के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब आगे इसमें किस तरह की कार्रवाई हो रही है। जमील, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जमील, क्या आपकी प्रबंधक महोदय से बात हो पाई? क्या वहां पर जो लोग अफसरान हैं जिनके सामने ये पूरा मामला आया है वो किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? अरविंद सर, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यह जानकारी जैसे ही मिली इंडिया न्यूज को, और इंडिया न्यूज ने पहले रिजवान अहमद से कॉल करके बात की। रिजवान अहमद ने अच्छे से बात किया। उन्होंने कहा कि अभी हम मार्केट में हैं, 1 घंटे बाद हम घर पहुंचते हैं, उसके बाद आपको फोन करते हैं और उसके बाद हम अपना बयान देंगे। लेकिन साहिदा बीबी की बात की जाए तो साहिदा बीबी से भी हमने बात किया। उस समय वो कबीचौरा हॉस्पिटल में थे, और उसके बाद वो जब घर पहुंचती हैं तब इंडिया न्यूज को फोन करते हैं, और इंडिया न्यूज मौके पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद सारी बातचीत उनकी सुनता है। लेकिन रिजवान अहमद अब ये अपने मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं। उसके बाद कभी कभी मोबाइल उनका बिजी जाता है। जब उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनसे कहा कि इंडिया न्यूज ये चाहता कि अपना पक्ष आप रखें, तो यानी आपकी बात जमील नहीं हो पाई, और उसके बाद उनके सहयोगी, आपकी बात प्रबंधक महोदय से नहीं हो पाई, वो आपसे भाग रहे हैं। आदमी की जब कमियां होती हो तो भागने लगता है। साहिदा बीबी से बात करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। साहिदा बीबी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी जी जी, साहिदा बीबी, मुझे ये बताइए कि आपको मैनेजर साहब ने तो बाकायदा बताया होगा, उन्होंने आपके प्रमाण पत्र देखे होंगे, आपको टीचर की नियुक्ति के लिए बाकायदा आपका बोर्ड ने इंटरव्यू लिया होगा। उस जो बोर्ड था या जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कितने लोग थे? उन्होंने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने साफ वो आवेदन छिपा दिया और कहा कि आपने कोई आवेदन नहीं दिया। फिर उसके बाद जब मैं उनसे कही, मैं उनको रिकॉर्डिंग सुनाई कि मैंने आवेदन दिया है बिलाल के हाथ में, तो उन्होंने फिर उसके बाद एसओ के सामने मेरा आवेदन निकाल कर वो लाए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी कोई इंटरव्यू नहीं लिया। मेरा 2 लाख रुपया तो वो फाइल के नाम पर पहले ही ले चुके थे। तो यही मैं उनसे मांगने के लिए गई थी कि आप मेरी नियुक्ति नहीं की है, बाकी लोगों के को कॉल लेटर आपने दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो वो यही कहने लगे कि मैं उन्हीं लोगों की तैतानिया में नियुक्ति करते हूँ जो 15 लाख रुपया देता है। अगर 13 लाख और तुम दोगी तो मैं तुम्हारी नियुक्ति सरकारी कर दूंगा। तो इसका लेकिन मेरे मतलब आप पास ये तो कहना 13 चाहती हैं कि लाख। वहां पे जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो सारी की सारी पैसे के बल पे की गई हैं, वो सारी नियुक्तियां अवैध है। आपकी बातों से तो मुझे यही लगता है। हाँ जी, फिर वो जितनी भी वो नियुक्ति करते हैं ऐसे तरीके से ऐड निकालते हैं जो हमारी पुरानी प्राइवेट टीचरें हैं, किसी को भी कुछ मालूमाती नहीं होता है, और वो फर्जी तरीके से खाना पूर्ति कर करके फर्जी तरीके से वहां पे इंटरव्यू वो लेकर के भर्ती कर देते हैं। कैसे संपर्क में आई थी आप साहिदा बीवी इनके? ये मौलाना साहब के संपर्क में आप कैसे आई? कैसे आपने 2 लाख रुपया दे दिया? किसके कहने पे दे दिया? इत्तेफाक से 2022 में जब उन्होंने नियुक्ति के लिए ऐड निकाला था तो मुझे किसी वो ज्वाइंट सेक्रेटरी अयूब नेता जो हैं उनके द्वारा हमको मालूम हो गया था, तो मैंने आवेदन दिया। फिर उसके बाद ये आश्वासन दिए थे कि मैं मतलब इस बार मैं आपका कर दूंगा, लेकिन उन्होंने इसी नाम पे वो एक दिन 14 जून 2023 को मेरे घर पर बिलाल मास्टर नाम के को भेज करके वही वसूली, मतलब सबकी नियुक्ति की वसूली वही करता है पैसे की। तो 14 जून को आया, मेरे घर से लेकर गया, लेकिन चूंकि उनको करना नहीं था मेरा, 28 जून को उन्होंने मुझे बुलाया मेरे मदद, और फिर वहां पे तनाई कमरे में बुला करके फिर ठीक है दानिश साहब आपको देते हैं। ठीक है शाहिदा बीवी, हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जो कि अल्पसंख्यक विभाग के राज्य मंत्री हैं, जुड़ गए हैं। दानिश आजाद अंसारी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। जी जी। दानिश साहब, ये मुझे बताइए कि एक तरफ तो आप जो है लोगों के हाथ में कुरान के साथ साथ
लैपटॉप दे रहे हैं, दूसरी तरफ मदरसे में इस तरह की अगर करतूत होगी, नियुक्ति जो है वो पैसे लेके की जाएगी, तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत अच्छा संदेश नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी से मदरसा शिक्षा के बेहतर व्यवस्थाओं के लिए 2017 से लेकर अब तक हमने काम किया है। आज अगर मदरसों में आप देखिए, दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को मदरसा शिक्षा का अंग बनाना, चाहे मदरसे में जो हमारे जो छात्र हैं उनको आधुनिक शिक्षा से जोड़ना, उनको स्पोर्ट्स से जोड़ना, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस कराना, मदरसों में एनसीसी एनएसएस को लागू कराना, ये तमाम काम जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किए। और आज आम मुस्लिम समाज योगी सरकार की नीतियों से लाभ लेके तरक्की से जुड़ रहा है। और अगर कोई भी ऐसा केस अगर प्रदेश में कहीं से भी कोई अनियमितता की शिकायत है, तो निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से उस पे कार्रवाई करते हैं। और कहीं से अगर ऐसी शिकायत आई है तो यकीनन हम उसकी जांच कराएंगे और हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। लेकिन अंसारी साहब, मेरे मन में एक सवाल है कि जो प्रबंधकीय स्कूल होते हैं उसमें जो नियुक्तियां होती हैं उसमें इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आती हैं। मैनेजर जो है वो आपके जो लोकल अफसर होते हैं उनके साथ मिली भगत करके कमेटी बना के और लोगों की नियुक्तियां कर लेते हैं और उसमें पैसे का लेन देन की भी बातें सामने आती हैं। इसकी शिकायतें कई बार आती है। इसको सुधार करने के लिए आप लोगों ने किस तरह के कदम उठाए हैं? और ऐसे मदरसे, अभी मुझे याद है कि पूरे प्रदेश में मदरसों की गिनती की गई थी, उनके पास कहां से फंड आ रहा था, उसके बारे में भी आपकी सरकार ने व्यवस्था की थी। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ऐसे मदरसों पे किस तरह से आप निगरानी रखते हैं? देखिए, हर जनपद में हमारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होते हैं और नियुक्तियों के लिए हम पारदर्शी व्यवस्था हम उसको लागू कर पाए। जो नियुक्तियां हैं वो प्रॉपर तरीके से जो नियम कायदे कानून है, जो चीजें उन्हें फॉलो करनी चाहिए वो चीजें वो फॉलो करें, इन चीजों को हम सुनिश्चित करते हैं। और कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी योगी सरकार तो निष्पक्ष तरीके से कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली सरकार जानी जाती है। और हमारी योगी सरकार ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है, खासतौर पर मदरसों में, कि हम मदरसों को अच्छी शिक्षा का स्थान बनाएं, वहां पे अच्छी तालीम मिले, वहां पे अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, अच्छे टीचर्स वहां पे अपॉइंट हो, वहां के बच्चों को हम सही से तालीम देके उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़े। ये तमाम चीजें जो सार्थक चीजें हैं, हमारी योगी सरकार ने हमेशा इस दिशा में काम किया है। और यकीनन आज आप 2017 से लेके 2017 से पहले और 2017 की बात की मदरसों की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको सकारात्मक बदलाव साफ दिख जाएंगे। आज हमने मदरसों में जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए भी क्वालिटी कंट्रोल की वो अच्छे टीचर्स वहाँ अपॉइंट हो, टीचर्स की जो वैकेंसीज जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो पारदर्शी तरीके से हो, उसमें कोई गड़बड़ी या कोई धांधली ना कर पाए। अंसारी साहब, इसीलिए तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया है, इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया है कि आप कम से कम वहां का आपका जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है उससे कम से कम पूरी रिपोर्ट मंगाई जाए। उस मदरसे में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसको लेके नियमों का पालन किया गया कि नहीं किया गया, किन किन महिलाओं को शिकार बनाया गया, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट मंगा के अगर आप कार्रवाई करेंगे तो मैं समझता हूं पीड़ितों को न्याय मिलेगा और इंडिया न्यूज भी आपका धन्यवाद करेगा। आपने चलिए इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे आश्वासन जरूर चाहता हूं इसके लिए। नहीं, निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई शिकायत आई है तो मैं वहां के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को हम लोग इसकी रिपोर्ट मंगाएंगे और जो भी जिस दिशा में सकारात्मक चीज होगी हम वो जरूर करेंगे। निष्पक्ष तरीके से हमारा प्रशासन चले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हम मदरसों में लागू करें, मदरसों के जो बच्चे हैं उनको अच्छे दिशा में हम आगे सकारात्मक दिशा में आगे ले जाएं। ये हमारी योगी सरकार का हमेशा प्रयास रहा है और यकीनन ऐसी शिकायत आई है तो हम जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर करेंगे। चलिए मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। फिर हम जल्दी जुड़ेंगे जब इस पूरे मामले में आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दूसरी पीड़िता भी जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। सगुप्ता अफरोज। सगुप्ता, आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था? सर, मैं 2008 से मदरसे में पढ़ा रही हूँ और जो है मेरे साथ मुझसे भी उन्होंने 2 लाख रुपया लिया था कि मैं नियुक्ति कर दूंगा। और फिर इधर जब उन्होंने पेपर में वैकेंसी निकाली तो मैंने एप्लीकेशन लिख के उनका हैंड टू हैंड उनको दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल लेटर नहीं दिया। जब मुझे पता चला कि 28 तारीख को वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है तो मैं वहाँ गई
और जब मैं वहां गई तो मैंने उनसे अपनी नियुक्ति की बात की, मैंने एप्लीकेशन दिया तो मुझे क्यों नहीं बैठाला जा रहा है इसमें। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तानिया इसके लिए 15 लाख रुपया लग रहा है, तुम 13 लाख रुपया और दो तो तुम्हारा हम कर देंगे। तो फिर हम बोले कि हम बहुत गरीब हैं, मैं 13 लाख रुपया कहाँ से दूंगी, मैं नहीं दे सकती। तो फिर वो मुझसे बदतमीजी करने लगे, मतलब कि कहने लगे अगर तुम यहाँ नहीं दे सकती तो चलिए यहाँ से, नहीं तो ऐसा तुम्हारे साथ करेंगे तुम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और मुझे मारा पीटा और बहुत गालियां गंदी गंदी देने लगे। तो आप लोगों के और पैसे यहाँ तक कि नहीं, 4 तो साल आपने से मैं वहां आपने पर इसकी 4 साल। शिकायत की कहीं पे? आपने इसकी शिकायत की? जी मैं थाने, जी मैं 28 तारीख को जब वहां पे मैं गई तो वहां पे जो इन्होंने बदतमीजी की शहीदा बीबी, फिर हम वहां पे जब बाहर निकले, जब उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की तो फिर उन्होंने शहीदा बीबी को, मैंने देखा कि वहां अंदर गई तो शहीदा बीबी की बहस होने की पहले आवाज मुझे सुनाई दी, फिर चीख की आवाज सुनाई दी। जब मैं चीख की आवाज सुनी तो मैं अंदर गई तो देखा कि शहीदा बीबी नीचे जमीन पे गिरी पड़ी थी पेट के बल, और वो प्रेग्नेंट थी। तो और रिजवान उनके साथ बहुत बदतमीजियां कर रहे थे रिजवान से। तो मैं जब उनको बचाने लगी शहीदा बीबी को तो वो मेरा भी नकाब उकाब नोच के मुझे और मारने लगे। फिर मैं किसी तरह से शहीदा बीबी को बचा करके बाहर आई। फिर हम लोग 112 पे हम लोगों ने फोन किया, फिर पुलिस आई तो पुलिस हम लोगों को थाने ले गई। जिसमें कि जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां पे ऐसो जो है, मतलब रिजवान से जो भी क्वेश्चन पूछे थे सब वो किसी बात का भी जवाब सही तरीके से नहीं दे पा रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के लिए जब शहीदा बीबी के एप्लीकेशन की बात हुई तो हम लोगों को बाहर निकाला यशवंत साहब ने। फिर उसके बाद जब हम लोगों को कमरे में बुलाया तो एकदम मामला पूरा पलट चुका था। फिर पूरा जो है एकदम एसओ साहब मतलब कि एकदम उन्हीं की तरफ मतलब से इसमें बोलने लगे। पुलिस की भूमिका भी बहुत संदिग्ध है, मतलब पुलिस भी कहीं ना कहीं कटघरे में है। उससे भी सवाल जी पूछा जाना चाहिए। जमील, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस खबर पर नजर बना के रखें और कल क्या हो रहा है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ बातचीत करने के अलावा बाकी जो नियुक्तियां हुई हैं